वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और नंबर प्लेन, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे और इसको हम लोग समझेंगे, इसके कंसेप्ट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे बात नोट कर लें कि इसके 3 नाम हैं। कौन कौन से? एक है मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, नंबर प्लेन। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, sometimes called the number plane, consists of horizontal line called the x-axis and a vertical line called the y-axis intersecting at an angle 90 degree at a point O called the origin। सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपली पेज पे बताऊँ, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये मेरे पास क्या है, वर्टिकल लाइन है और मेरे पास क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। थोड़ी सी टिंगी होगी लेकिन समझना है आप लोगों ने, अपने कंसेप्ट पे आप लोगों को ध्यान रखना है। ये मेरे पास क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई, आप लोगों ने ये मैथ्स में तो किया होगा, और ये वाई नॉट होगी, वाई प्राइम होगी, और मेरे पास क्या होगी, एक्स होगी, और मेरे पास क्या होगी, एक्स प्राइम होगी। अब इसको मैं कैपिटल से भी शो कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई प्राइम, ठीक है। अब इसके बाद ये मेरे पास क्या होगी, ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन होगी। ये मेरे पास कितने का एंगल बना रही, 90 90 90 90, चारों एंगल कितने के, 90 के। अब यहाँ पे दोबारा पढ़ते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको क्या बोलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल इसे बोलते हैं। ये मेरे पास क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मेरे पास क्या है, इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि वाई पर मुश्तमिल है तो वाई एक्सिस बोलेंगे। वाई एक्सिस एंड इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल 90 डिग्री एट अ पॉइंट ओ, और ये किस पे मिल रही है, एक दूसरे से पॉइंट ओ पे मिल रही है और 90 डिग्री का एंगल बना रही है। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर यूजुअली ड्रॉन इन द प्लेन ऑफ द पेज, द जेड एक्सिस कम्स डायरेक्टली आउट ऑफ द पेज। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल आप लोगों को दूँ तो अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखें, ये मेरे पास क्या हो गई ये मेरे पास क्या होगी, एक्स एक्सिस, ये मेरे पास ब्लैक वाली क्या होगी, वाई एक्सिस, और मेरे पास क्या होगी, जेड एक्सिस डायरेक्टली बाहर निकल के आ रहा है। अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि डायरेक्टली कम से बुक से बाहर निकल के आती है वो, तो इसीलिए आप लोग अगर यहाँ पे देखें, ये मेरे पास क्या होगी, एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास बिल्कुल बाहर निकल के आ रही है, कैमरे की तरफ आ रही है बिल्कुल। सो ये मेरे पास क्या है, डायरेक्टली बाहर निकल के आ रही है, और जो मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस है ये बिल्कुल हमारे पास एक प्लेन पे बन रही है, मेरे पास एक प्लेन पे बन रही है और मेरे पास दूसरी प्लेन पे ये बन रही है, ठीक है, इसने अपनी अलग प्लेन बना रही है। अब यहाँ पे आप लोग देखें मेरे पास क्या बन गई है, 3 डायमेंशनल बन गई है। तो देख लें यहाँ पे, तो ये देख लें, ये मेरे पास एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब आप लोग रेफरेंस इसका चेंज कर सकते हैं, यानी अब मैंने यहाँ पे दोबारा से चेंज कर लिया, अब मैंने यहाँ पे इनकी जगह चेंज कर ली, ब्लू को मैं इस तरफ ले आई हूँ, अब ब्लैक बॉल पेन को मैं इस तरफ ले गई हूँ। सो अगर आप लोग इसको अब जेड बोल दें तब भी कोई गलत बात नहीं होगी, ये मेरे पास एक्स बन जाएगा, ये मेरे पास वाई बन जाएगा, इस तरह आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी मेरे पास दोबारा एक्स जेड एक्सिस बन गई है, तो जेड एक्सिस को आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखें, तो ये मेरे पास क्या हो रही है, डायरेक्टली बाहर निकल के आ रही है। सो बुक पे आप लोग अगर दोबारा वो लाइन पढ़ें कि द जेड एक्सिस ZOZ प्राइम कम्स डायरेक्टली आउट ऑफ द पेज, यानी पेज से बाहर निकल के आ रही है, एट द ओरिजिन विच इज़ नॉट शोन हेयर फॉर सिंप्लिसिटी, आप लोगों के आसानी के लिए यहाँ पे नहीं बताया गया। तो अगर मैं इसको पेज पे दोबारा ड्रा करके दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये कैसे बनेगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ पे देखें आप लोग, ये बस क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब मैं जेड एक्सिस आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अभी मैंने आप लोगों को बताया ये मेरे पास क्या होगी, एक्स होगी, ये मेरे पास वाई होगी। अभी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली तौर पर बताया था कि ये मेरे पास एक एक्स होगा तो दूसरा वाई, और जो इस तरफ वाला होगा वो हमेशा क्या होगा, जेड होगा। देख लें, अगर मैं पेज से बाहर तो नहीं निकाल सकती, पेज से बाहर ऐसे निकलेगा, ठीक है, पेज से बाहर ऐसे निकलेगा, लेकिन पेज से बाहर हम लोग नहीं बना सकते, हमारा पेज के प्लेन है, हम लोग प्लेन पे नहीं बना सकते, ना बोर्ड पे बना सकते हैं, हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं। मेरा जेड एक्सिस ऐसे निकलेगा, बिल्कुल ऐसे, लेकिन मैं इस तरह बनाऊंगी, आप लोगों की बुक में भी ऐसे हम लोग इसी तरह बनाते हैं इसको, ताकि ये हमारे पास क्या बन जाए, जेड एक्सिस बन जाए, ठीक है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है स्टूडेंट्स। सबके दरम्यान में एंगल कितना बन रहा है, 90, ये भी 90 बिल्कुल स्ट्रेट होगा, और ये मेरे पास क्या 90, और ये मेरे पास क्या 90, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि रिप्रेजेंट स्टेप्स टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस तरह के सिस्टम में हम लोग किसी भी वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले पहला पॉइंट लिखा, ड्रॉ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाना है। देन सिलेक्ट सूटेबल स्केल, एक स्केल सिलेक्ट करनी है आप लोगों ने, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग सबसे पहले वो लेक्चर को देखें, उस लेक्चर को। उसके बाद क्या है, ड्रॉ लाइन इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन, लाइन बनाना है एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में।
बट द लाइन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड के बराबर, यानी जो आप लोगों ने स्केल सेलेक्ट किया। अगर मैं बोलूँ 1 मीटर किसके बराबर है, 2 सेंटीमीटर के, और 2 मीटर किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर के। अब इन दोनों के दरम्यान में 1 का फासला है, इन दोनों के दरम्यान में मैंने फासला एक ही रखा है। ज़रूरी नहीं है कि इसके दरम्यान जितना फासला होगा उतना मैं यहाँ पे रखूँ, लेकिन स्केल को आप लोगों ने बेस्ट सिलेक्ट करना है। 3 मीटर किसके बराबर रखेंगे, 4 सेंटीमीटर के बराबर में। तो इसी तरह करके आप लोगों ने स्केल को रखना है, और इसके बाद आप लोगों ने अपनी मैग्नीट्यूड के मुताबिक स्केल को लेना है, ठीक है। उसके बाद है पुट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और जब हम लोग वेक्टर बना लेंगे उसके बाद हम उसके बिल्कुल टिप पे हम लोग क्या बनाएंगे, एरो का डायरेक्शन बनाएंगे। समझ आ गई। अब इसके बाद हम लोग लास्ट 3 लाइंस पढ़ते हैं। रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इज विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम इसको रिप्रेजेंट करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और डेफिनेशन बता दूँ। पॉइंट वेक्टर्स किसे बोलते हैं, पॉइंट वेक्टर्स टेल्स अस अबाउट द लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रीजन। पॉइंट वेक्टर्स किसको बताते हैं, किसको डिस्क्राइब करते हैं, ये हमें डायरेक्शन टेल्स द लोकेशन ऑफ पॉइंट की लोकेशन को बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के लिहाज से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रिप्रेजेंटिंग है वेक्टर इन प्लेन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पेस में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके मेथड दोनों हमें गिवन है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन प्लेन 2 डायमेंशनल 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर ड्रॉन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। सबसे पहले हम लोग इस एग्जाम्पल को सॉल्व भी करेंगे साथ साथ। तो वेक्टर्स को प्लेन पे रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करना वेक्टर को इस प्लेन पे यानी 2 डायमेंशनल, ये ठीक है, 2 डायमेंशनल चीज़ें हैं। 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर ड्रॉन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग 2 परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे साथ साथ देखते जाएंगे जब मैं करती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं स्केल के बगैर कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स स्केल से कर ले तो ज़्यादा बेटर है, तो मैं स्केल से कर देती हूँ अब। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करना है इस तरह से। ये हो गई, और ये मेरे पास क्या होगी, ये। ज़रूरी नहीं कि आप लोग इन दोनों को ज़्यादा बढ़ाएं, बस आप लोगों ने अपना मेन फोकस इस 2 पे रखना है, यानी एक्स और वाई पे रखना है। एक्स प्राइम और वाई प्राइम पे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह 2 परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन में आप लोगों को कहा हुआ है कि आप लोगों ने एक फोर्स वेक्टर ऑफ 50 न्यूटन, वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 15 न्यूटन है, और मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री के एंगल बना रही है, ठीक है। थीटा हमारे पास कितना है ये, और फोर्स कितना है हमारे पास 15 न्यूटन है, और विद अ हॉरिजॉन्टल इज ड्रॉन 30 डिग्री कैसे बना रही है, हॉरिजॉन्टल से बना रही है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग स्केल सेलेक्ट करते हैं, और मैं आप लोगों को साथ से समझाऊंगी। तो स्टूडेंट्स 30 डिग्री या एंगल के लिए आप लोगों ने एंगल तो बिल्कुल एग्जैक्ट लेना है, ठीक है। एंगल यहाँ पे तकरीबन बनेगा यहाँ पे, तो इसके लिए एंगल तो आपने एग्जैक्ट ले लिया। अब इस बात आप लोगों ने स्केल की मेजरमेंट करनी है। स्केल की मेजरमेंट करना है, आप लोग 50 न्यूटन को तो इस पे बना नहीं सकते, तो आप लोगों ने स्केल सिलेक्ट करना है फॉर ग्राफ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर को, अगर मैं 1 सेंटीमीटर को 10 के बराबर लूँ, 10 न्यूटन के, 1 सेंटीमीटर को 10 न्यूटन के बराबर लूँ, और फिर इस तरह मेरे पास क्या होगा, अगर मैं 1 की जगह क्या ले लूँ, 1 सेंटीमीटर को किसके बराबर ले लूँ, 5 के बराबर ले लूँ, तो मुझे ज़्यादा लंबी क्या बनानी पड़ जाएगी स्केल। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 5 न्यूटन, 2 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन। अब मैंने यहाँ पर स्टार्ट किससे किया, कितने फासले पे किया, यानी कितने हमारे पास इसके डिस्टेंस है, 5 और 10 के दरमियान 5 करना, तो इसलिए मैं यहाँ पे 5 पे डिस्टेंस रखूँगी। 3 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 15 न्यूटन, और 4 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन, और 5 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 25 न्यूटन, और 6 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 30 न्यूटन, 7 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 35 न्यूटन, और 8 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 40 न्यूटन। अब आप लोग यहाँ पे देखते जाए, इतनी लंबी मैं इस पेज पे इतना बड़ा कैसे बना सकती हूँ। तो इसके आसानी के लिए मैंने क्या किया कि 1 सेंटीमीटर को 10 न्यूटन के बराबर लिया, ठीक है। अगर मैं इस तरह करके 1 सेंटीमीटर को 5 के बराबर लूँ, तो मुझे बहुत बड़ी डायग्राम या फिर ग्राफ मुझे बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं 1 सेंटीमीटर को 10 के बराबर ले रही हूँ,
2 सेंटीमीटर मेरे पास कितने के बराबर हो जाएगा, 20 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर मेरे पास कितने के बराबर हो जाएगा, 30 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 40 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। इसी तरह 5 सेंटीमीटर मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 50 न्यूटन, जिसको हम लोगों ने अपने पेज पे ड्रा करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ड्रा करने लगी हूँ। एक 4 से 50 न्यूटन और एंगल कितना बना रहे हैं, 30 डिग्री, उसको हम लोग इस पेज पे ड्रा करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे एक्स, मेरे पास ये क्या बन जाएगा, एक्स डैश, वाई, और मेरे पास क्या बन जाएगा, वाई डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने इसको कैसे काम में लाना है, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे एरो हेड नहीं लगाए, उसको भी आप लोगों ने लगाना है। ठीक है, अब क्या करना है, आप लोगों ने 30 डिग्री का एंगल में आप लोग क्या कहा था, इतना तकरीबन बनता है, और हमारे पास 50 न्यूटन किसके बराबर आ गया, 5 सेंटीमीटर के। 5 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लोग ड्रा करेंगे और 30 का एंगल भी बना रहने देंगे। 30 के एंगल को टच करते हुए जाएगा, क्योंकि मैंने कितने का बना दिया था, 4 का तकरीबन बनाया। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास कितना एंगल बन गया, थीटा 30 डिग्री, और ये मेरे पास फोर्स कितनी बन गई है, फोर्स मेरे पास बन गई है, फोर्स इक्वल टू 50 न्यूटन विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मैंने 15 न्यूटन को कितनी आसानी से इस ग्राफ पे बना लिया। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल हमारा ये आसान सा पार्ट था इस लेक्चर का। उसके बाद हम लोग अगर देखें रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन स्पेस, बिल्कुल आसान सा ये। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन स्पेस है, अब इसको हम लोगों ने स्पेस में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन स्पेस, इसको हम लोग स्पेस पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि जो एक्स वाई जेड है वो हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशनल है, और जबकि एक्स और वाई हमारे पास क्या है, 2 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको हम लोगों ने बनाना हो तो मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को साथ साथ बना के दिखाऊँ, तो ये मेरे पास क्या बन गई है, 2 एक्सिस बना लिए मैंने, 2 एक्सिस बना लिए। अब मेरे पास क्या बन जाएगा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में, तो मेरे पास क्या बन गया, एक्स एक्सिस का बन गया, ये एक्स ये वाई है, और मेरे पास जेड एक्सिस कैसे बनेगा, जेड एक्सिस मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मेरे पास ऐसे बनेगा। तो ये मेरे पास जेड एक्सिस है। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करना है कि एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनता है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के लिए मैं अलग लाइन लगा लेती हूँ। ये पास क्या बन गई, एक्स एक्सिस ये पास है, और इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना बनेगा, एक्स एक्सिस का एंगल कितना बनता है, अल्फा बनता है, और जेड एक्सिस का एंगल इस रेफरेंस लाइन के साथ कितना बनता है, गैमा बनता है, और वाई एक्सिस का एंगल इस रेफरेंस लाइन के साथ क्या बनेगा, यानी जो इस वेक्टर है, इसको मैंने वेक्टर कहा है, ठीक है, इस वेक्टर के साथ कितना बनेगा, बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह करके हमारे पास एंगल इस तरह शो होते हैं स्पेस में। अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन स्पेस 3 डायमेंशनल 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक्स ओ एक्स प्राइम वाई ओ वाई प्राइम जेड ओ जेड प्राइम are drawn in Cartesian coordinate system and a vector is represented. The direction of vector in space is specified by 3 angle symbols for alpha for x axis, beta for y axis and gamma for z axis. इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इससे पहले इसके वीडियो लेक्चर को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक और छोटी सी बात बता देती हूँ। स्टूडेंट्स आप लोगों को तो ये मालूम होगा ना कि एंटी क्लॉकवाइज किसे बोलते हैं, क्लॉकवाइज किसे बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज वो होता है जो क्लॉक के बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर मैं क्लॉक का आप लोगों को बताऊँ तो क्लॉक ऐसे होता है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मेरे पास कैसे होगा, ये मेरे पास ऐसे होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मेरे पास कैसे होगा, इस तरह होगा। अब इसको देखें आप लोग और इसको देखें, बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के। ये बस क्या है, क्लॉकवाइज से क्लॉक घड़ी जिस तरह चलती है, और ये मेरे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँ कि एक्स वाई जेड को डिनोट करना चाहूँ एंटी क्लॉकवाइज, एक्स वाई जेड हमेशा किस तरह बनता है, एंटी क्लॉकवाइज बनता है। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा एक्स, आप लोग की अपनी मर्जी, इसको एक्स कहें, वाई कहें, इसको वाई, इसको जेड। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बनता है। अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाऊँ, तो एंगल हमारे पास किस तरह बन रहा है, ये मेरे पास किस तरह बन रहा है एंगल, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से बताऊँ यहाँ तक, ये मेरे पास क्या बन गया, क्लॉकवाइज बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बिल्कुल ही आसान है, और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो हमारा ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।